एवरीवन, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसका हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अभी आपके जो भी प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले हैं उसकी पर्पज से फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 16 तक डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे 32 तक डिस्कस करेंगे। इसमें 17 से लेकर 31 तक वाला जो सेक्शन है वो एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड है और 32 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। आ जाइए 17 को देखते हैं। 17 का टाइटल है एडमिशन डिफाइन। यहाँ पे एडमिशन को डिफाइन किया गया है, तो चलिए इस डेफिनेशन को देखते हैं। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, या तो वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंटेन्ड हो, और जो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के लिए इन्फरेंस सजेस्ट करता हो उसको हम एडमिशन कहेंगे। मतलब कि हर स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होता है, उसके लिए ये होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट लाइन भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे पर्सन से बनाया जाए और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो इसके बाद मेंशन किए गए हैं। मतलब कि 17 अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दे रहा है एडमिशन का। इसके लिए आपको इसको 18, 19 और 20 के साथ में मिला करके पढ़ना होगा, तब एडमिशन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। आगे के जो सेक्शन से वहां बताए गए हैं कि कौन से पर्सन किन सर्कमस्टेंसेस में जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम उसको एडमिशन कहेंगे। आ जाइए 18 को देख लेते हैं। तो 18 का पैरा फर्स्ट पढ़िए कि कोई भी स्टेटमेंट जब पार्टीज बनाती हैं प्रोसीडिंग में या उनके एजेंट के द्वारा बनाया जाता है अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो ऑथोराइज्ड हैं उसको बनाने के लिए, तो उनके स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? एडमिशन कहेंगे। दूसरा पैरा देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बात की गई है कि पार्टीज जो सूट में है, यहाँ पे सूट वर्ड यूज किया गया है। याद रखिएगा कि पार्टीज टू सूट अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है तो वैसे तो वो एडमिशन नहीं होता है तब तक जब तक कि व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर, उसको बनाते समय उस कैरेक्टर में ना हो। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन होता है? जैसे आपके ट्रस्टी होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कहते हैं। तो वो उस स्टेटमेंट को बनाते समय रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होने चाहिए, तभी हम उसको एडमिशन कहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी पार्टी का अगर प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तो फिर अगर वो कोई स्टेटमेंट देंगे तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होता है तो वहां पे टेनेंट का हम कहते हैं प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए पर्सन वर्ड यूज किया गया है, पार्टीज वर्ड यूज नहीं किया गया है, कि पर्सन जिनका भी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में। उसके बाद आ जाइए सेकेंड क्लॉज पे। यहाँ पे बात की गई है कि पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट। जो भी सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वहां पे जो पार्टीज हैं वो कोई इंटरेस्ट अगर डिराइव हो रहा है उन पार्टी से किसी पर्सन का, तो उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। ये आपका सेकंड होता है। तो ये पूरा सेक्शन 18 है जहां बताया गया कि डिफरेंट पर्सन किन किन सर्कमस्टांसेस में जब स्टेटमेंट देंगे तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। आ जाइए सेक्शन 19 पे। ये पोजीशन और लायबिलिटी की बात करता है। जनरली क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी है स्ट्रेंजर, उनका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ देखिए पोजीशन और लायबिलिटी की बात की गई है। जैसे ए और बी के बीच में सूट है और सी जो है उसकी कोई लायबिलिटी है बी के लिए, तो अब यहाँ पे सी जब कोई स्टेटमेंट बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एडमिशन कहेंगे। लेकिन उसके लिए उसका पोजीशन और लायबिलिटी प्रूफ होना जरूरी है, तभी उसको हम एडमिशन मानेंगे। ये आपका सेक्शन 19 जो है वो बात करता है। अब आ जाइए 20 पे। 20 पे क्या है कि कोई भी पर्सन जब एक्सप्रेसली रेफर्ड करता है किसी और को, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड। यहाँ पे जो पार्टी है सूट में उसने किसी और पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर किया है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जो वो मैटर इन डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड, तो अब वहां पे वो जो पर्सन स्टेटमेंट बनाएगा उसको हम एडमिशन कहेंगे। ये देखिए आपका इलस्ट्रेशन से बहुत क्लियर हो जाएगा, और ये इलस्ट्रेशन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि अगर क्वेश्चन ये है वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, है कि नहीं है साउंड वो, तो ए बी से कहता है कि जाओ और सी से पूछो, सी सब कुछ जानता है। तो अब यहाँ पे क्या किया? इंफॉर्मेशन के लिए ए ने सी को रेफर कर दिया। तो जब भी ये पार्टीज है टू द सूट
और सी यहाँ पे क्या है, एक थर्ड पार्टी है, तो इसको यहाँ पे रेफर किया गया बी को इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब यहाँ पे सी जो भी स्टेटमेंट देगा उसको हम एडमिशन मानेंगे। 21 कहता है कि एडमिशन रिलेवेंट होते हैं, इनको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन जो पर्सन एडमिशन बनाता है ये हमेशा उसके अगेंस्ट ही प्रूफ किया जाता है, वो अपने बेनिफिट के लिए या अपने बिहाफ पे उसको प्रूफ नहीं करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि किन 3 केसेस में दूसरे के बिहाफ पे भी उसको प्रूफ किया जा सकता है। मतलब कि जिसने स्टेटमेंट बनाया है, जिसने एडमिशन बनाया है, उसके बिहाफ पे कब प्रूफ किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 3 केसेस दी गई हैं। नहीं तो जनरली जो एडमिशन बनाता है वो उसके अगेंस्ट ही प्रूफ होता है, उसके बिहाफ पे प्रूफ नहीं होता है। आइए देखते हैं पहला एक्सेप्शन क्या है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर जो है वो 32 सेक्शन में फॉल कर रहा है, 32 मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन में। तो यहाँ भी जिस पार्टी ने 32 के अंदर कोई स्टेटमेंट बनाया है तो वो पार्टी जा करके उसके बिहाफ पे उस चीज को प्रूफ कर सकती है। तो ये यहाँ पे पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है कि किसी भी स्टेटमेंट को बनाते समय अगर उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी जो है वो एग्जिस्टेंस में है और अगर वो रिलीवेंट है तो उसके बिहाफ पे भी उसको प्रूफ किया जा सकता है। और जो थर्ड क्लॉज है वो बात करता है कि अदरवाइज देन एन एज एडमिशन है तो फिर वो रिलीवेंट होगा। अगर एडमिशन के अलावा है, मतलब कि वो इनमें बाकी के कहीं क्लॉजेस में फॉल नहीं कर रही है, तो आप उसके बिहाफ पे उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके 3 एक्सेप्शंस हो गए। अब आ जाइए सेक्शन 22 पे। अब 22 क्या है, बात करता है कि जब भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात होगी तो उसके लिए ओरल एडमिशन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा। अब 22 से क्या है, रिलेवेंसी शुरू हो जाती है एडमिशन की। तो देखिए ये रिलेवेंट नहीं होगा तब तक जब तक कि पार्टीज ये ना प्रूव कर दें या शो कर दें कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलाउ है। जो भी आगे अब आपके रूल्स मेंशन है जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे पार्टीज दे सकती हैं, तो या तो वो ये बता दें कि वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, और या तब तक उस डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया है उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में ना हो, तभी उसका ओरल एविडेंस जो है वो रिलेवेंट होगा। नहीं तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है। 22A ये एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था 2000 में। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट की बात होगी तो वहां पे भी ओरल एडमिशन जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, तब तक जब तक कि उसकी जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में ना हो, मतलब कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है, वो वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आ जाइए 23 में। 23 में प्रीलिम्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और वो होता है कि ये किस पे अप्लाई होता है। तो देखिए सिर्फ सिविल केसेस पे ही अप्लाई होता है। तो 23 में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, उसके बाद सिविल केसेस में नो एविडेंस नो एडमिशन इज रिलेवेंट। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रिलेवेंट, इसको आप ध्यान में देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे की लाइन भी आप देख लीजिए कि इफ इट इज मेड आइदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। अगर ये एक्सप्रेस कंडीशन में बनाया गया है कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में है जहां पे कोर्ट ये इन्फर कर सकती है कि पार्टीज ने आपस में ये एग्री कर लिया था कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए, तो अगर ये केसेस हैं तो वहां पे सिविल केसेस में एडमिशन क्या होगा, रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, और वो ये है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जिम्ट किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को कोई भी एविडेंस देने से जो किसी मैटर में वो कंपेल्ड हैं उस एविडेंस को देने के लिए अंडर सेक्शन 126 जो है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है। वहां पे खैर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 24 पे। 24 से हमारा जो है वो शुरू हो जाता है कन्फेशन। अब देखिए हर स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन नहीं होता है, उसके लिए आपको बता दिया गया कि कब स्टेटमेंट एडमिशन होगा। उसी तरह कन्फेशन की बात है तो हर एडमिशन कन्फेशन तो होता है लेकिन हर कन्फेशन एडमिशन नहीं होता है। अब कैसे उसको हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी कन्फेशन जब एक्यूज्ड पर्सन बनाता है तो वो इररिलेवेंट होता है,
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो कन्फेशन बनाते समय पर्सन जो है, जो एक्यूज पर्सन है, उसको कोई इंड्यूस किया गया था, मतलब वो इंड्यूसमेंट की वजह से लिया गया है, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से, तो कोर्ट क्या करती है, उस एडमिशन को, उस कन्फेशन को अलाउ नहीं करती है, वो इररिलेवेंट होगा यहाँ पे। तो ये चीज 24 है, ये आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद 25 और 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स में देखिए, अगर हम बात करें तो 25 जो है वो बात करता है कि जब भी आप किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन देंगे तो वो क्या होगा, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ रिलेवेंसी या इररिलेवेंसी की बात नहीं की गई है, मतलब कि वो रिलेवेंट तो होते हैं लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे के क्या रीजंस वगैरह होते हैं वो मैंने डिटेल में अपने एविडेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपको देखना है तो वहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ तो हम मेनली बेयर एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये रिलेवेंट जरूर होते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को उसने कोई कन्फेशन दिया लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। 26 जो बात करता है वो पुलिस कस्टडी की बात करता है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन है और उसने कन्फेशन दिया है तो आप उसको भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में ना बनाया गया हो। अगर वहां पे मजिस्ट्रेट प्रेजेंट था तब तो वो आप प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं था और सिर्फ पुलिस कस्टडी में वो कन्फेशन दिया गया है तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। 27 आ जाइए। 27 को सब कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट के नाम से जानता है। यहाँ पे क्या बात होती है कि जब भी कोई एक्यूज्ड पर्सन पुलिस कस्टडी में है और वो उस पुलिस कस्टडी के दौरान अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन से कोई फैक्ट डिस्कवर्ड हो जाते हैं, तो इंफॉर्मेशन का जो वो उतना वाला पार्ट था जिससे कोई फैक्ट डिस्कवर्ड हुए और वो मैच भी हो जाते हैं, तो वो वाला इंफॉर्मेशन का पार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलेवेंट तो रहता है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूज्ड पर्सन ने किसी डेड बॉडी से रिलेटेड या वीपन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया और पुलिस जाती है उस जगह पे और उसको उसी जगह पे वो चीज डिस्कवर्ड भी हो जाती है, तो इंफॉर्मेशन का जो उतना वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो सकता है। तो 27 इसकी बात करता है। इसमें देखिए 2 लैंडमार्क जजमेंट थे बहुत ही ज्यादा, पुल्लुकोरी कोटैया वर्सेस एम्परर और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इन दोनों ही केस को मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे एविडेंस एक्ट की। अब आ जाइए 28 पे। 28 जो है वो ये कहता है कि 24 में जब कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से पर्सन ने कन्फेशन दिया था और वो इररिलेवेंट था, लेकिन अगर वो रिमूव हो जाता है, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, और कोर्ट के ओपिनियन में वो फुल्ली रिमूव्ड हो चुका है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। अब 29 को देखेंगे। 29 में कोई भी कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट, तो वो सिर्फ इसीलिए इररिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि उसने कोई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या कोई डिसेप्शन के कॉन्सिक्वेंस में बनाया है, तो मात्र इसकी वजह से वो कन्फेशन जो है इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा अगर वो अदरवाइज रिलेवेंट है। वैसे इररिलेवेंट है लेकिन हम सिर्फ इसलिए उसको इररिलेवेंट नहीं कर देंगे क्योंकि उसने कोई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में या कोई डिसेप्शन के कॉन्सिक्वेंस में बनाया था, तो इसीलिए वो जो है सिर्फ इररिलेवेंट नहीं होगा। अब आ जाइए 30 में। 30 में बात होती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड हैं और उसमें से किसी एक पर्सन ने कोई कन्फेशन बनाया है, तो वो दूसरे के अगेंस्ट कब रिलेवेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे जब एक या एक से ज्यादा लोग ज्वाइंटली ट्राइड होते हैं फॉर द सेम ऑफेंस, ये जो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, सेम ऑफेंस एंड ट्राइड ज्वाइंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तभी क्योंकि सेक्शन 30 अप्लाई होगा, नहीं तो सेक्शन 30 अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर वो सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंटली ट्राइड हो रहे हैं तो उनमें से किसी भी एक पर्सन के द्वारा बनाया गया कन्फेशन अफेक्टिंग हिमसेल्फ, ऐसा नहीं है कि वो पूरा आरोप किसी दूसरे पे लगा रहा है तो हम उसको दूसरे के अगेंस्ट मान लेंगे या प्रूव कर सकते हैं। अगर वो उसको अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो अदर पर्सन्स वहां पे इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट भी उसको प्रूफ किया जाएगा, एंड कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज द पर्सन हु मे, मतलब वो बाकी पर्सन के अगेंस्ट तो यूज होगा और जिसने बनाया है उसके अगेंस्ट भी कोर्ट उसको यूज कर सकती है। इसमें देखिए जो लैंडमार्क जजमेंट था वो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का था। आ जाइए 31 पे। 31 कहता है कि यहाँ पे जो एडमिशन बनाए जाएंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होते हैं जो भी मैटर्स एडमिट किए गए हैं उनके, लेकिन हाँ वहाँ पे स्टॉपिल वाला जो डॉक्ट्रिन होता है वो यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा।
तो 31 जो है ये बात करता है। 32 को आ जाइए, हम सब लोग 32 को जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है वो देखिए, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इटिसेट्रा इज रिलेवेंट। सेक्शन 32 में बहुत सारे क्लॉजेस दिए गए हैं। वहां पे जो पहला क्लॉज है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो क्लॉज है वो शुरू होता है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा बनाया गया है जो उसके कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है, उसकी डेथ की वजह से या किसी भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस से ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। मतलब कि अगर वो किसी ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इन केस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम इन टू क्वेश्चन, किसी पर्सन की डेथ जब आती है क्वेश्चन में और उसके रिगार्डिंग बात है, तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन मरने के टाइम पे अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वो उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड भी हो सकता है या ऐसे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जहाँ पे वो पूरा का पूरा सर्कमस्टेंसेस पता चल जाए। एक चीज और यहाँ पे है कि कोई जरूरी नहीं है कि पर्सन वो बनाते समय स्टेटमेंट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर एक लैंडमार्क जजमेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेमो मोरिटन्स प्रोजीम्यूट्यूर मेंचीरी इस मैगजीन पे बेस्ड है, जहाँ पे माना जाता है कि कोई भी पर्सन मरने से पहले झूठ नहीं बोलेगा, अपने मेकर से जब वो मिलने जा रहा है तो झूठ के साथ नहीं जाएगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा डाइंग डिक्लेरेशन बेस्ड है कि जब वो स्टेटमेंट बना रहा है उस टाइम पे तो उसकी रिलेवेंसी क्या होगी और उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है। साथ ही साथ ये हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी आकर के उस स्टेटमेंट को बता सकता है। इवन पुलिस ऑफिसर को दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन भी प्रूफ किया जा सकता है। और अगर हम इसकी रिलेवेंसी की बात करें, एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है और वॉलंटरली है, वो किसी के प्रेशर में नहीं बनाया जा रहा है, तो वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन भी हो सकता है बिना किसी कोरोबोरेशन के। तो डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू ये होती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे।